आज मैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा बीएड के छात्रों एवं छात्राओं के लिए एक नए कौशल स्पष्टीकरण कौशल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्टीकरण कौशल उस कौशल को कहते हैं कि जब एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले अपने विषय वस्तु को अच्छे से तैयार कर जाता है, तभी वह उसकी उपयोगिता व उसको उस विषय वस्तु को अच्छे से स्पष्ट कर देता है। ये है स्पष्टीकरण कौशल। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि स्पष्टीकरण कौशल को व्याख्यान कौशल भी कहा जाता है। आइए मैं इसके स्पष्टीकरण कौशल के घटक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका पहला घटक है प्रारंभिक कथनों में स्पष्टता। प्रारंभ में ही शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को बता दे कि वह विद्यार्थी को क्या पढ़ाने वाला है, जिससे विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और उसका ध्यान इधर उधर ना भटक के क्लास पर ही रहे। दूसरा है आपका विचारों व कथनों में परस्पर जोड़ने वाले शब्द। जैसे कि आपको समझ में ही आ रहा है कि हम कोई भी कथन या कोई भी विचार प्रस्तुत करने वाले हैं तो उनको परस्पर जोड़ने वाले शब्द का उपयोग करते हैं। वो शब्द कौन होंगे? जैसे कि परंतु, अतः, इसलिए आदि शब्दों को हम बीच बीच में बोल के दो शब्दों को बोल के जोड़ के प्रस्तुत करते हैं, अपना स्पष्टीकरण बताते हैं। तीसरा है कथनों में तारम तारम तारता, मतलब कि आपका कोऑर्डिनेशन इन सेंटेंस, मतलब व्याख्या में शिक्षकों के कथनों में आपस में तालमेल, जुड़ाव, तार्किक क्रम होना चाहिए, जिससे विषय वस्तु एक दूसरे से जुड़े हों और बच्चों को आसान हो जाए समझने में। ठीक है। चौथा आपका आता है अनुपयुक्त कथनों का अभाव। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, अनुपयुक्त हम लोग को शब्द नहीं बोलने हैं। जैसे स्पष्टीकरण करते समय अनुपयुक्त कथनों, वाक्यों या शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्पष्टीकरण उपयोगिता में कुछ प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि शिक्षक की प्रभाव कम लगता है और बच्चों इधर उधर ध्यान जाने लगता है और भटकने लगते हैं। ठीक है। पांचवा है आपका उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। स्पष्टीकरण में किसी वस्तु, घटना व क्रिया के लिए उपयुक्त या शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा बच्चे आसानी से समझ नहीं पाते। अनुपयुक्त शब्द प्रयोग करेंगे तो बच्चों का ध्यान इधर उधर होगा, उपयुक्त शब्द प्रयोग करेंगे तो बच्चों का ध्यान उन्हीं शब्दों पर रहेगा, क्लास को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। छठा है आपका भाषा में धारा प्रवाह। अब भाषा में धारा प्रवाह क्या है कि स्पष्टीकरण करते समय शिक्षक भाषा धारा प्रवाह होनी चाहिए, लेकिन वह प्रवाह इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि विद्यार्थी को विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से सुन सके। मतलब कि आपकी धारा प्रवाह, कभी रुकिए, जहाँ रुकना है वहां रुकिए, जहाँ जो चीज पे ज्यादा शब्द पर फोकस करना है उस शब्द पे जोर दीजिए, और इसी तरह बच्चा समझ सकेगा कि मतलब भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। शैली है आपका स्पष्ट निष्क्रियात्मक कथन। इसमें क्या है कि शिक्षकों को चाहिए कि स्पष्टीकरण पूर्ण करने के पश्चात निष्कर्ष अवश्य करें, जिससे विद्यार्थियों को उसके मुख्य तथ्यों को याद करना आसान हो जाएगा। निष्कर्ष निकलने से संपूर्ण व्याख्या की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। व्याख्या के मुख्य तत्व भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो हम लोगों को इसको निष्कर्ष जरूर, जो भी विषय वस्तु पढ़ाएं, लास्ट में हमें हर विषय वस्तु का निष्कर्ष जरूर बच्चों पर बताना चाहिए। लास्ट है आपका व्याख्या के बीच बीच में बोध प्रश्न पूछना। अब इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग व्याख्या जब करेंगे तो उसके बीच बीच में बच्चों से बोध प्रश्न करते चलेंगे। बोध प्रश्न क्या होता है कि हमने जो व्याख्या स्पष्ट करी है, जिस व्याख्या को बताया है, ठीक है, अब उस व्याख्या से ही हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। एक एक टॉपिक लेते जाएंगे, समझाते जाएंगे, उसी टॉपिक से प्रश्न ले लेंगे
अब प्रश्न अगर पूछेंगे तो बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो आपने स्पष्टीकरण किया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आंसर कर पाते हैं बच्चे तो समझ लीजिए कि बच्चों को समझ में नहीं आया, तो हम उनको और अच्छे से स्पष्ट करके उस विषय वस्तु को बताएंगे। ठीक है, ये आपके 8 स्पष्टीकरण कौशल के 8 घटक हैं। इसी के आधार पर हमें वो बनाना पड़ता है शिक्षण बिंदु के आधार पर। ठीक है, अब हम आपको इसकी सावधानियां बताते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको बताते हैं कि स्पष्टीकरण कौशल के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी है, ध्यान देना है। ठीक है, पहला आपका पॉइंट है स्पष्टीकरण सरल स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, कि जो शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहा है उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ें तो उनको समझ में आ जाए पाठ को। ठीक है, दूसरा है आपका एक मनोवैज्ञानिक कारणों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, जैसे आयु, योग्यताओं, क्षमताओं व मानसिक स्तर के आधार पर। हमें दूसरे पॉइंट पर ध्यान देना है कि मनोवैज्ञानिक कारणों के आधार पर रख कर दी जानी चाहिए व्याख्या, जैसे उनकी बच्चों का जो किस एज के बच्चे हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है। हम छोटे बच्चों को उनके हिसाब से समझाते हैं, कुछ बड़े बच्चों को उस हिसाब से समझाते हैं, तो उनकी आयु योग्यता के आधार पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। आपका अगला है इसमें व्यर्थ की बातों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसमें शिक्षकों को ये है इस पॉइंट पे सावधानी देनी है कि हमें जो विषय वस्तु पढ़ाना है उसी का ही स्पष्टीकरण करना है, अन्यथा और जो विषय वस्तु से हटकर हमें स्पष्टीकरण करना है कि और बातों को सम्मिलित कर लिया, बच्चों का ध्यान इधर उधर हट जाएगा, फिर वो विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देंगे, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों का दिमाग उस जगह से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमें इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें व्यर्थ की बातों को सम्मिलित नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षक की भाषा में प्रवाह होनी चाहिए। अब शिक्षक की भाषा में प्रवाह का क्या मतलब है कि हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, अब हमने बच्चों को पढ़ाया, उसे एक लय में पढ़ाते चले जा रहे हैं, बस एक लय से जैसे रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बीच बीच में जो जिस शब्द पर हमें जोर देना, उस शब्द पर जोर दे के हमें बताना चाहिए। थोड़ी देर रुकना चाहिए कि हाँ, जहाँ रोकना है, जिस शब्द को बच्चे समझ लें अच्छे से, वहाँ रुक के उनको हाँ मतलब धारा में प्रभाव होनी चाहिए, रुक रुक कर बताना चाहिए जहाँ जिस शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, आपका अब आएगा कि पाठ के उद्देश्यों, जटिलताओं, आवश्यकताओं आदि के अनुसार स्पष्टीकरण की लंबाई को निश्चित करना चाहिए। अब आपका पाठ पढ़ाने का टाइम है 35 मिनट का पीरियड होता है आपका, है, आप एक शब्द को इतना खींचते जा रहे हैं, स्पष्टीकरण इतनी लंबी चौड़ी कर दे रहे हैं कि पीरियड आपको चला गया, आप जो विषय वस्तु पढ़ाने हैं वो पढ़ा ही नहीं पाए। तो हमें समय के अनुसार पाठ को उसके समय के अनुसार समझाना चाहिए, उनके जो भी उद्देश्य है उसको लेकर, जो कठिनाई है उनको लेकर बताना चाहिए। ठीक है, आपका लास्ट है छात्रों के ध्यान को कक्षा कक्ष में लगाए रखने के लिए शिक्षक को बीच बीच में बोध प्रश्न करने चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है आपका कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है उसने पढ़ा तो लिया, हर चीज को स्पष्ट कर दिया, लेकिन बाद में बच्चों से प्रश्न नहीं किया। दूसरे दिन हम पहुंचे, पता चले कि हमने पूछा कुछ भी बच्चों से, बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कल समझ ही नहीं पाए थे पाठ को। इसीलिए जो भी पाठ को हमें बताना है या जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद बीच में हमें बच्चों से बोध प्रश्न करने चाहिए उस टॉपिक से लेकर, कि बच्चे बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है आपको कि आप स्पष्टीकरण अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, ये सावधानियां हमें बहुत ध्यान देना है इन्हीं सावधानियों पर, तभी हम स्पष्टीकरण कौशल का प्रयोग अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा।